नमस्कार। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खासियत है यहाँ की युवा आबादी। अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो 15 से 59 साल के लोगों की संख्या काफी बड़ी है। जी हाँ। ये एक तरह का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब राज्य के आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्षमता है। लेकिन देखिए, क्षमता को हकीकत में बदलने के लिए ये जरूरी है कि इस युवा आबादी को सही हुनर मिले और मौके भी मिले। यही पर मतलब कौशल विकास की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। सही बात है। तो आज हम इसी मौजू पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर हम मध्य प्रदेश में ये जो कौशल विकास के लिए हो रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारा मकसद ये देखना है कि ये जो अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की भी हैं, केंद्र सरकार की भी, वो असल में युवाओं को और खासकर महिलाओं को आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रही हैं। हाँ, क्या उनकी नौकरी पाने की काबिलियत बढ़ रही है? जी। और कुल मिलाकर राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर है, ये सब देखना है। तो हम कई पहलुओं पर नजर डालेंगे, जैसे राज्य की मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, फिर वो कौशल्या योजना, हाँ, MKSY और MKR, और नई वाली सीखो कमाओ योजना, फिर केंद्र की PMKVY, भोपाल का वो हाईटेक ग्लोबल स्किल्स पार्क, जी GSP, हाँ, इंदौर का महिलाओं के लिए खास ट्रेनिंग सेंटर, और वो संस्थाएं जो ये सब चलाती हैं, जैसे डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट यानी DSD और राज्य कौशल विकास बोर्ड। तो चलिए शुरुआत करते हैं राज्य सरकार की अपनी कोशिशों से। ठीक है। तो देखिए, राज्य सरकार की दो मुख्य योजनाएं हैं। एक है मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना यानी MKSY और दूसरी है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना MKY। अच्छा, और इन दोनों का खर्चा पूरी तरह राज्य सरकारें उठाती है। तो ये MKSY और MKY ये हैं क्या और इनमें फर्क क्या है, थोड़ा बताइए। जी, MKSY का मकसद है युवाओं को मुफ्त में रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देना, मतलब रहने की सुविधा के साथ। ओके। और ये ट्रेनिंग नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी NSQF के मानकों के हिसाब से होती है। NSQF मानक, मतलब इससे क्या होता है? इसका मतलब है कि ट्रेनिंग की क्वालिटी का एक तय स्तर होता है जिसे पूरे देश में मान्यता मिलती है, तो सर्टिफिकेट की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, ये अच्छी बात है। जी, और लक्ष्य था कि 2017-18 से हर साल करीब 2.5 लाख युवाओं को इसके तहत ट्रेन किया जाए। 2.5 लाख? और MKY ये तो शायद महिलाओं पर केंद्रित है ना? हाँ, MKY खास तौर पर महिलाओं के लिए है। और इसकी एक दिलचस्प बात यह है कि ये महिलाओं को गैर पारंपरिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने पर जोर देती है। गैर पारंपरिक क्षेत्र जैसे ऐसे काम जिनमें आमतौर पर पुरुषों का दबदबा रहा है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर या प्लम्बिंग या फिर कमर्शियल वाहन चलाना। समझ गया। तो ये सिर्फ नौकरी दिलाने की बात नहीं है, ये एक तरह से सामाजिक सोच को बदलने की भी कोशिश है और महिलाओं के लिए बेहतर कमाई वाले नए रास्ते खोलने की भी। इसका लक्ष्य सालाना 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित करना था 2017-18 से। ये तो बहुत अहम बात है। अच्छा, इन दोनों योजनाओं का फायदा कौन ले सकता है, मतलब शर्तें क्या हैं? हाँ, शर्तें काफी सीधी हैं। उम्र 15 साल या उससे ज्यादा हो, मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, हाँ। और आधार और समग्र ID चाहिए होता है। साथ ही जिस कोर्स में दाखिला लेना है उसकी जो भी न्यूनतम पढ़ाई की शर्त है वो पूरी करनी होगी। और ट्रेनिंग कितने समय की होती है इसमें, MKSY में? MKSY में ट्रेनिंग की अवधि कोर्स पर निर्भर करती है, मतलब 15 दिन की छोटी ट्रेनिंग भी हो सकती है और 9 महीने या करीब 1200 घंटे तक की लंबी ट्रेनिंग भी हो सकती है। ठीक है। अब एक और योजना जो हाल ही में शुरू हुई है और काफी चर्चा में भी है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना MMSKY। इसका वो सीखो और कमाओ मॉडल सुनने में काफी आकर्षक लगता है। यह है कि युवा किसी कंपनी या इंडस्ट्री में सीधे काम करते हुए ट्रेनिंग लेते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जिसे कहते हैं। और ट्रेनिंग के साथ कमाई भी, मैंने सुना स्टाइपेंड भी मिलता है इसमें। बिल्कुल, ट्रेनिंग के दौरान योग्यता के हिसाब से 8,000 से 10,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। वाह, ये तो बढ़िया है। जी, और इसका 75% हिस्सा राज्य सरकार देती है और बाकी 25% वो कंपनी या संस्था देती है जहां युवा ट्रेनिंग ले रहा है। ये तो कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा, फिर उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग मिल जाते हैं एक तरह से। हाँ, ये दोनों तरफा फायदा है। युवाओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ असली काम का अनुभव मिलता है और कमाई भी होती है साथ में, और कंपनियों को अपनी जरूरत के मुताबिक लोग तैयार करने का मौका मिलता है। और सरकार से मदद भी मिल रही है। जी, और उन्हें सरकार से स्टाइपेंड में मदद भी मिल जाती है।
तो ये सीधे तौर पर इंडस्ट्री की जरूरतों और युवाओं के कौशल के बीच जो गैप होता है उसे पाटने की कोशिश है। हाँ, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात, उसका सही इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल, उसी दिशा में एक कदम है ये। अच्छा, तो ये तो हुई राज्य सरकार की मुख्य पहलें। अब थोड़ा देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना शायद प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, PMKVY। जी हाँ, PMKVY ये 2015 में स्किल इंडिया मिशन के तहत शुरू हुई थी और देश भर में कौशल विकास का एक प्रमुख कार्यक्रम है ये। इसका लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है बेरोजगार युवाओं को या जिन्होंने स्कूल या कॉलेज बीच में छोड़ दिया हो, उनको मुफ्त में ऐसी ट्रेनिंग देना जिसकी इंडस्ट्री में मांग हो। उम्र सीमा इसमें 18 से 45 साल है। इसका तीसरा फेज PMKVY 3.0 वो 2021 में आया था, उसमें कुछ बदलाव किए गए थे शायद। हाँ, PMKVY 3.0 में एक अहम बदलाव था कि इसमें डिमांड ड्रिवन यानी मांग आधारित नजरिया अपनाने की कोशिश की गई। मांग आधारित मतलब ये कि ट्रेनिंग उन स्किल्स पर ज्यादा केंद्रित हो जिनकी स्थानीय स्तर पर जिलों में वाकई जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस कोई भी सामान्य कोर्स करवा दिया। अच्छा, लोकल जरूरत के हिसाब से। जी, इसे जिला स्तर की कमेटियां देखती हैं और ये पूरी योजना केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तहत आती है और इसे लागू करने का काम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC करता है। तो राज्य की जो MKSQ MY है और केंद्र की PMKVY, ये साथ साथ चलती हैं? इनमें कोई तालमेल है या ये बिल्कुल अलग अलग है? देखिए, चलती तो साथ साथ है, पर इनमें कुछ बुनियादी फर्क हैं। जैसा हमने पहले बात की, MKSK-MY का पूरा पैसा राज्य सरकार देती है, हाँ। जबकि PMKVY केंद्र की योजना है तो फंडिंग केंद्र से आती है। फोकस में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। राज्य की योजनाएं अक्सर मध्य प्रदेश की खास जरूरतों पर शायद ज्यादा ध्यान दे सकती हैं, जबकि PMKVY का नजरिया राष्ट्रीय होता है। समझ गया। हालांकि लक्ष्य तो दोनों का एक ही है, युवाओं को रोजगार के लायक बनाना। पर हाँ, ये देखना दिलचस्प है कि कैसे ये दोनों स्तर की योजनाएं मिलकर काम करती हैं। कभी-कभी मेरे ख्याल से लाभार्थियों के लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन सी योजना उनके लिए बेहतर है। PMKVY के अलावा भी केंद्र सरकार की कुछ और कोशिशें हैं जो इस पूरे स्किल इकोसिस्टम को सपोर्ट करती हैं। हाँ, कई है। देखिए, सिर्फ सीधे ट्रेनिंग देना ही काफी नहीं होता, पूरा माहौल बनाना पड़ता है। सही। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू है अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनीशिप। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना है, NAPS। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार उन कंपनियों को मदद देती है जो अप्रेंटिस रखते हैं, मतलब जो ट्रेनी रखते हैं। उनके स्टाइपेंड का 25%, जो कि 1500 रुपये प्रति माह तक हो सकता है, वो सरकार देती है। अच्छा, इससे कंपनियों को प्रोत्साहन मिलता होगा। जी बिल्कुल, इससे कंपनियों को अप्रेंटिस रखने में रुचि बढ़ती है। और इसे बढ़ावा देने के लिए वो मेले भी लगते हैं ना, अप्रेंटिसशिप मेले? जी, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला PMNAM ये जून 2022 से हर महीने लगता है। ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनियां और नौकरी ढूंढ रहे युवा मिल सकते हैं और अप्रेंटिसशिप के मौके बन सकते हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभव देने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और कुछ योजनाएं हैं जो संस्थाओं को मजबूत करने पर ध्यान देती हैं, जैसे संकल्प और स्ट्राइव। बिल्कुल, संकल्प SNKLP का उद्देश्य है कौशल विकास से जुड़े जो संस्थान हैं उनकी क्षमता बढ़ाना, उन्हें मजबूत करना। अच्छा। वहीं स्ट्राइव जो वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है, वो खास तौर पर ITIs यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और अप्रेंटिसशिप की क्वालिटी सुधारने पर केंद्रित है। तो ये योजनाएं एक तरह से पर्दे के पीछे काम करके पूरे सिस्टम को बेहतर बनाती हैं। और ITIs का जिक्र आया तो एक शिल्पकार प्रशिक्षण योजना भी है, CTS। हाँ, CTS तो आप कह सकते हैं भारत में कौशल प्रशिक्षण की रीढ़ की हड्डी है। देश भर में फैले सरकारी और प्राइवेट ITIs के विशाल नेटवर्क के जरिए युवाओं को अलग अलग ट्रेडों में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो नौकरी कर सकें या अपना काम शुरू कर सकें। जी, इसके लिए न्यूनतम उम्र 14 साल और पढ़ाई 8वीं या 10वीं पास होनी चाहिए। तो आप देखें, PMKVY सीधी ट्रेनिंग दे रही है, NAPS और PMNAM अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा दे रहे हैं और संकल्प व स्ट्राइव सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं और CTS बुनियादी ट्रेनिंग दे रहा है। ये सब मिलकर एक व्यापक ढांचा बनाते हैं। सही है। ये तो योजनाओं की बात हुई, लेकिन इन्हें जमीन पर उतारता कौन है? मतलब मध्य प्रदेश में इसका प्रशासनिक ढांचा कैसा है? कौन सी संस्थाएं हैं जो ये सब देखती हैं?
देखिए, राज्य स्तर पर मुख्य जिम्मेदारी कौशल विकास संचालनालय की है, डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, डीएसडी। ये राज्य के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग का हिस्सा है। और डीएसडी का काम क्या है? डीएसडी का काम है सरकारी आईटीआईज और जो निजी ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनके जरिए चल रहे सभी स्किल प्रोग्राम्स की प्लानिंग करना, उनमें तालमेल बिठाना, उन्हें लागू करवाना और उनकी निगरानी करना। और ये पक्का करना कि ट्रेनिंग एनसीवीटी या सेक्टर स्किल काउंसिल्स यानी एसएससी के तय मानकों के अनुसार हो। अच्छा, और एक बोर्ड भी है शायद, एमपीएसएसडीजीबी, वो क्या है? हाँ, मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार सृजन बोर्ड, एमपीएसएसडीजीबी। ये राज्य में कौशल विकास से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, उनके बीच तालमेल बिठाने वाली नोडल एजेंसी है। मतलब अलग अलग सरकारी विभाग जो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनके बीच समन्वय बनाना इसका मुख्य काम है। ठीक है, ये तो राज्य की व्यवस्था हो गई। अब केंद्र सरकार की क्या भूमिका है इन सब के ऊपर? क्या वो भी देखती है राज्य में क्या हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। केंद्र सरकार का मंत्रालय एमएसडीई वो राष्ट्रीय नीतियां बनाता है और सब पर नजर रखता है। जमीनी स्तर पर योजनाओं को लागू करने और निगरानी के लिए मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण महानिदेशालय है, डीजीटी। ओके। फिर राज्यों में समन्वय के लिए रीजनल डायरेक्टरेट होते हैं, क्षेत्रीय निदेशालय। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी के लिए भोपाल में कौशल विकास और उद्यमिता क्षेत्रीय निदेशालय है, आरडीएसडीई। ये 2019 में बना था। तो ये आरडीएसडी भोपाल का क्या काम है? ये राज्य की डीएसएसडी से कैसे अलग है फिर? आरडीएसडी मुख्य रूप से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे पीएमकेवीवाई, नैप्स वगैरह, उनका राज्य में समन्वय देखता है। अच्छा। ये केंद्रीय संस्थानों जैसे एनएसटीआईज और आईटीआईज की निगरानी भी करता है। ये राज्य सरकार के डीएसडी को तकनीकी मदद दे सकता है और इंडस्ट्री के साथ संपर्क बनाने में भी इसकी भूमिका रहती है। तो ये एक तरह से केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह काम करता है। तो क्रम ऐसा है, सबसे ऊपर एमएसडीई, फिर डीजीटी और फिर राज्यों में आरडीएसडी। जी बिल्कुल, समझ गया। अब कुछ खास ट्रेनिंग सेंटरों पर आते हैं। भोपाल का संत रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, जीएसपी, बहुत सुना है इसके बारे में। ये क्या चीज है? जीएसपी वाकई एक खास पहल है। ये मध्य प्रदेश सरकार और सिंगापुर की आईटीई एजुकेशन सर्विसेज ITES का जॉइंट वेंचर है। सिंगापुर के साथ? जी। सिंगापुर स्किल डेवलपमेंट में दुनिया में काफी आगे माना जाता है, तो उनके सहयोग से इसे बनाया गया है। और यहाँ बहुत ही मॉडर्न मशीनें और टेक्नोलॉजी हैं, एकदम अत्याधुनिक। किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ? क्या ये सामान्य ITI जैसा है? नहीं, ये ITI से काफी अलग और बहुत उन्नत है। यहाँ फोकस उन क्षेत्रों पर है जिनकी इंडस्ट्री में बहुत मांग है और जिनमें काफी हाई लेवल स्किल्स चाहिए, जैसे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, प्रिसिजन इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल वगैरह। अच्छा। लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कुशल कारीगर तैयार करना। यहाँ इंडस्ट्री के साथ काफी करीबी तालमेल रखा जाता है। और एक और खास बात है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। ट्रेन द ट्रेनर मतलब? मतलब यहाँ ट्रेनरों को भी ट्रेनिंग दी जाती है कि वो दूसरों को बेहतर तरीके से कैसे सिखाएं। ये एक तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, उत्कृष्टता केंद्र। वाह, ये तो बहुत प्रभावशाली लगता है। और इंदौर में सिर्फ महिलाओं के लिए भी एक नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, NSTIW? जी, NSTIW इंदौर, ये केंद्र सरकार के DGT मतलब MSDE के तहत आता है और ये पूरी तरह से महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देने पर केंद्रित है। यहाँ भी एडवांस ट्रेनिंग होती है? यहाँ भी NSQF के अनुसार ही कोर्स चलाए जाते हैं ताकि महिलाओं को रोजगार के अच्छे अवसर मिले, खासकर तकनीकी क्षेत्रों में। ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अगर हम देखें, एक तरफ GSKI से जैसे अत्याधुनिक विश्व स्तरीय संस्थान है, दूसरी तरफ NSTIW जैसे महिलाओं पर केंद्रित संस्थान, और फिर पूरे राज्य में फैले हुए सरकारी और निजी ITIs का वो बड़ा नेटवर्क जो CTS के जरिए बुनियादी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी।
ये सब मिलकर राज्य का कौशल ढांचा बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मल्टी लेयर अप्रोच है ना। जीएसकेआई जैसे संस्थान उच्च गुणवत्ता और स्पेशलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। हाँ। वहीं आईटीआईज का जो नेटवर्क है वो बड़ी संख्या में युवाओं को बुनियादी और जरूरी स्किल्स देकर रोजगार के लायक बनाता है। एनएसटीआई जैसे संस्थान समावेश को सुनिश्चित करते हैं और सिंगापुर जैसे देशों के साथ सहयोग जैसे जीएसकेआई में है, वो दिखाता है कि वैश्विक मानकों को अपनाने की भी कोशिश है। तो आज हमने मध्य प्रदेश में कौशल विकास के इस पूरे कह सकते हैं ताने बाने को समझने की कोशिश की। हमने राज्य की MKSY, MKY और वो नई वाली MMSKY योजनाओं को देखा। साथ ही केंद्र की PMKVY और उसे सपोर्ट करने वाली जो दूसरी योजनाएं हैं, अप्रेंटिसशिप के लिए NAPS, PMNM और सिस्टम को मजबूत करने वाली संकल्प, स्ट्राइव और बुनियादी CTS ट्रेनिंग को भी समझा। और हमने ये भी देखा कि कैसे DSD, MPSS, DGB जैसी राज्य स्तरीय संस्थाएं और RDSD जैसी क्षेत्रीय इकाई इस पूरे तंत्र को चलाती हैं। जी। और GSP, NSTNW, ITIs जैसे संस्थान असल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। ये वाकई एक बहुस्तरीय प्रयास लग रहा है। निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं और संस्थान मिलकर एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मकसद वही है जो हमने शुरू में बात की थी, मध्य प्रदेश की जो विशाल युवा शक्ति है उस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठाना। कौशल विकास सिर्फ आर्थिक विकास का इंजन नहीं है, ये लोगों को व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाने का भी जरिया है। जब युवाओं को, महिलाओं को सही हुनर मिलता है तो वे एक बेहतर जिंदगी जीने लायक बनते हैं। इससे पूरे समाज को फायदा होता है। ये सब सुन के लगता है कि कोशिशें तो बहुत हो रही हैं, जिसमें कोई शक नहीं, लेकिन योजनाओं और संस्थानों का ये जो पूरा जाल है ये काफी जटिल भी लगता है। तो यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद हमारे श्रोता भी सोच रहे होंगे जी, कि इतनी सारी पहलों के बावजूद सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है ये सुनिश्चित करने में कि इनका फायदा वाकई उन लोगों तक पहुंचे जिनके लिए बनी है, और सिर्फ ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि ये स्थायी रोजगार या आजीविका में कैसे तब्दील हो। ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। मेरे ख्याल से शायद एक चुनौती इन सभी योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल और जागरूकता की हो सकती है, ताकि सही व्यक्ति सही योजना तक आसानी से पहुंच सके। हाँ, जानकारी का अभाव एक मुद्दा हो सकता है। जी, और दूसरी चुनौती शायद ट्रेनिंग की गुणवत्ता और उसकी इंडस्ट्री की ज़रूरतों से प्रासंगिकता बनाए रखने की हो सकती है, खासकर आज के दौर में जब तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है। ये भी सही है। और शायद भविष्य में तकनीक खुद इन चुनौतियों का हल निकालने में मदद कर सकती है। सोचिए, टेक्नोलॉजी कैसे इन स्किल प्रोग्राम्स को लोगों तक पहुंचाने में और उनके असर को बेहतर बनाने में और बड़ी भूमिका निभा सकती है आगे चलकर। ये एक सोचने वाली बात है।